नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कांग्रेस अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से बिहार में लगी है। इसी क्रम में नेशनल लेवल के लीडर्स जो हैं वो बिहार आ रहे हैं कांग्रेस के, और जिग्नेश मेवानी जो कि गुजरात से सांसद हैं वो पटना पहुंचे हैं। उन्होंने एक अलग मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो एक बार फिर से कास्ट सेंसस कराएंगे पूरे देश भर में। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं जिग्नेश मेवानी, आइए आपको सुनाते हैं। सत्र अभी पूरा हुआ और तब मैं देख रहा था कि आप सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चली पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो यात्रा को जिस प्रकार से कवरेज किया, आज गुजरात का युवा भी इस बात से अवगत है कि बिहार में एक ऐतिहासिक जबरदस्त यात्रा हुआ है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कास्ट सेंसस, जाति जनगणना के कुछ बिंदु पर मैं बात रखना चाहता हूं। यह बात बहुत ही साफ है कि यदि भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती, समाज यदि जातियों में बटा नहीं होता, तो शायद जाति विहीन समाज रचना की या कास्ट सेंसस की कोई बात भी नहीं आती। चूंकि भारतीय समाज जातियों में बटा है और जाति व्यवस्था ने तय किया है कि मंदिर में पुजारी के तौर पे कौन काम करेगा और कौन नाली में उतरेगा, कौन जमीन का मालिक बनेगा और कौन भूमिहीन खेतीहर मजदूर रहेगा, ये डिसाइड ये कास्ट सिस्टम ने किया है। लेकिन भारत का संविधान समाजवाद के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की भी गारंटी देता है। और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है तो जैसे खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि हर कीमत पर भारतीय समाज का एक्सरे, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। बिना कास्ट सेंसस से यह पता चलेगा ही नहीं कि आज भारत में दलितों की क्या परिस्थिति है, पिछड़ों की क्या दशा है, अति पिछड़ों की क्या दशा है, डीएनटीस, मुस्लिम, आदिवासी, दलित ये कहां खड़ा है, उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनको कितने ठेके मिलते हैं, उनकी कितनी नौकरियां मिलती है, मीडिया में कितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, न्याय तंत्र में कितने लोग हैं, ये बिना कास्ट सेंसस के पता चलेगा ही नहीं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिटरमाइंड है, कृत निश्चयी है कि बिहार में सरकार बनाते ही जिस प्रकार से तेलंगाना में हमारा करीब करीब 95% से ज्यादा जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का काम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से वो जो काम पूरा हुआ वो बिहार में भी हम लोग करेंगे। ये हमारा पीड़ित, शोषित, वंचित समुदायों के प्रति, विशेष तौर पे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी समुदाय के प्रति ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। ये मैं जो कह रहा हूं कि एक्सरे, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता के राजू साहब ने उसका एक स्टडी किया है, उसकी कुछ एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी जनसंख्या के सामने जब यूनियन सेक्रेटरी बनाने की बात आती है तो केवल 6% ही उसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी होते हैं। 75% के सामने केवल 6%। इसलिए जरूरी है कास्ट सेंसस। जब न्याय तंत्र की बात आती है तो 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी के सामने केवल 19% ही न्याय तंत्र में एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व है। शैक्षणिक संस्थाओं की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मालिकी की जब बात आती है तो 75% के सामने एससी, एसटी, ओबीसी केवल है 6%। मीडिया हाउसेस की मालिकी में 0%, एनजीओ की मालिकी में केवल 2%। जो लोग सामाजिक समरसता का ढिंढोरा पीटते हैं, सोच वही है जो भारत के प्रधानमंत्री की है।
भारत के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कर्मयोगी नाम की किताब लिखी और उस किताब में लिखा कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। ये उनकी सोच है और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि भीम संवाद करना है तो सही मायनों में जो मुसहर समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, उनके बीच जाइए, इनको जीवन को देखिए। आज ज्यादातर बिहार का दलित, आदिवासी, ओबीसी आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का शिकार है। उनको न्यूनतम वेतन भी नसीब नहीं है। आज दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार है, उसको पलायन करना पड़ रहा है। आज मैं मांग करता हूं कि बिहार में बिहार की सरकार यह आंकड़ा पब्लिक करे, पब्लिक डोमेन में रखे कि कितनी जमीनों का आवंटन हुआ। रेवेन्यू लॉ में प्रावधान है, सीलिंग लॉ पे बिहार एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसके बावजूद भी कोई जमीनों का आवंटन होता नहीं। पहले जो जमीनों का आवंटन हुआ उसका पट्टे का पोजीशन मिलता नहीं। तो आप न आर्थिक तरक्की के लिए कुछ करते हैं दलित, आदिवासी, ओबीसी के, न जाति निर्मूलन, न सामाजिक न्याय के लिए, न कास्ट सेंसस के लिए। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के ओबीसी समुदाय को, घुमंतु समुदाय को, आदिवासी, दलित, मुस्लिम सभी समुदाय को अपील करता हूं। मैंने गुजरात में भाजपा की सरकार को, आरएसएस को बड़े करीब से देखा है। ये लोग केवल प्रतिक्रांति कर रहे हैं। भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण पिछले 60-70 साल में जितना भी काम दलित, आदिवासियों का हुआ, उन सभी कामों को वो लोग उल्टा करना चाहते हैं। आज पटना हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, बंबई हो, जो भी दलित, आदिवासी, ओबीसी 3 BHK के फ्लैट में रहते हैं, ONGC, IOC, BSNL, रेलवे की नौकरी मिली, टीचर, पटवारी, SHO बने, वो आरक्षण के कारण, वो संविधान के कारण, कांग्रेस की नीतियों के कारण। लेकिन अभी कोई नई सरकारी नौकरी में भर्ती ही नहीं। सारी सरकारी स्कूलें बंद कर रहे हैं। 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप मोदी जी की सरकार ने 3 साल तक ब्लॉक करके रखी। आदिवासी दलित समाज की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद करके रखी है। लेटरल एंट्री लेकर आए। महंगाई उतनी है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कर सकता नहीं। सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं, स्कॉलरशिप आप देना चाहते नहीं, नई सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं। साल में बीच में कभी कोई नौकरी का अनाउंसमेंट हुआ तो एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है। तो दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के लिए इस सरकार के शासन में, चाहे बिहार हो या मोदी जी की सरकार हो, कोई फ्यूचर नहीं। ये क्रांति नहीं, ये प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये सरकार मनुवादी है, जातिवादी है, दलित, आदिवासी, ओबीसी विरोधी है। प्रदेश के एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय का वोट किसी कीमत पर नीतीश को, उनके सहयोगी को नहीं मिलना चाहिए। वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। ये बात आपके बीच में रखना चाहता था। और आखिर में ये भी कहूंगा, पिछले कुछ दिनों अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि अंबेडकर 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 करना फैशन बन गया है। पूरे भारत के, पूरे बिहार के ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी और दलित समुदाय की ओर से कहना चाहूंगा कि अंबेडकर अंबेडकर करना हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है और पूरा जीवन बोलेंगे। हम भारत के संविधान में मानते हैं, इसलिए अंबेडकर का नाम लेते हैं। आप मनुस्मृति में मानते हो, आपको जिसका नाम लेना हो आप ले सकते हैं। जब तक छुआछूत खत्म न हो, एक भी दलित का सफाई काम में गटर में उतरकर मरना बंद न हो, मेले उठाने की प्रथा खत्म न हो, तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। भारत में 28 बड़े प्रदेश और विकास के पैमानों को अगर लेंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास के पैमाने पे बिहार सबसे नीचे 27वां या 28वां नंबर पे। तो मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर डबल इंजन सरकार चलाकर, डबल ताकत लगाकर, डबल तेजी से बिहार को 27-28 बिहार बनाने का काम। मतलब गरीबों के लोगों को गरीबी की तरफ धकेलने का काम डबल स्पीड से, डबल मजबूती से, डबल दिमाग लगा कर किया।
जब कुछ दिनों के लिए हमारी सरकार थी तो हमने गरीबों के लिए योजना लेके आए। वो योजना ये थी कि जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है प्रति माह, उनके लिए सरकार 2 लाख लोन के माध्यम से नहीं, सब्सिडी की तरह छोटे लघु उद्योग शुरू करने के लिए देगी। और ये स्कीम बिहार के लगभग 94 लाख परिवारों को मदद करे, मतलब लगभग 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से उठाने का काम करते। जैसे ही नीतीश जी ने पलटी मारी और मोदी जी के साथ जाके गले मिल गए, गरीबों के बारे में भूल गए, स्कीम के बारे में भूल गए। चाहे कोई भी सरकार में हो, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने का प्रयास करने में क्या परेशानी है। और जब इसको आप गंभीरता से और डिटेल में जाके देखते हैं तो इसमें से ज्यादातर लोग वंचित वर्गों से आते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी बिहार की विकास की बात करती है या एक बेहतर बिहार बनाने की बात करती है, तो हम लोगों को गरीबी से उठाने की बात करते हैं और उसका एक गहरा कनेक्शन समाज और जाति से। तो विकास और जातिगत जनगणना एक बेहतर बिहार बनाने के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों तरफ से बिहार की सरकार ने बिहार की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। तो सवाल यह है कि बिहार की जनता को 27-28 बिहार चाहिए या बेहतर बिहार चाहिए। और क्लेम्स हैं जो हम लोग असेंबली में सुनते हैं। जब जातीय जनगणना हुई थी, हम सब लोगों के हर पार्टी की सर्वदलीय बैठक थी। जातीय जनगणना जब हुई तो उसी समय हम लोगों ने भी कुछ प्रश्न भी उठाए थे और उसी के साथ जातीय जनगणना के साथ इकोनॉमिक एजेंडा भी जुड़ा है कि जब आप इस बात की फहरिस्त बना देते हैं कि अमुक जात इतने परसेंटेज की है और उसमें जब हम इकोनॉमिक एजेंडा जोड़ते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि इन तमाम पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जिनका के इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, कमजोर है। उस जमाने में ये वादा किया गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख जो आइडेंटिफाइड लोग बिहार के तौर पे बिहार में, उनको 2-2 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम आज तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार भी असेंबली में ये बात उठाई, इसके पहले भी असेंबली हुई कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों जो सरकारें हैं, ये वादों की सरकार क्यों होती? कुछ तो करके दिखाइए। बिहार के संदर्भ में आप सब लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए बिहारियों का कितना पैसा दे दो, कितना दे दे, इतना दे, आपको याद होगा। चलो 1.25 लाख करोड़ दे। उस पैसे के बारे में जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की तो लगभग उसका 60% पैसा की कटौती कर दी, क्योंकि इस स्कीम में ऑलरेडी दिया गया है, इस स्कीम में दिया गया। इस बार भी जब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के
जनता दल और भाजपा सरकार ने सर्वे करवाया और सिग्नेचर कैंपेन करवा विशेष राहत का दर्जा लेके आएंगे। विशेष राहत का दर्जा नहीं मिला, उनके स्पेशल पैकेज। मुझे याद है असेंबली के अंदर स्पेशल पैकेज में, ये स्पेशल पैकेज है, उसमें एग्जाम्पल के तौर में बता देता हूँ, इसका जवाब बिहार सरकार मुझे आज तक नहीं दे पाई है कि यहाँ था कि स्किल डेवलपमेंट में नौजवानों को हम जोड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसका के 1500 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया। तो हमने जनता दल यूनिवर्सिटी और सरकार से पूछा, उसको लेकर के वॉकआउट भी हुआ कि आप हमको एक एग्जाम्पल दे दिए कि होता क्या है, जब पैसे का आवंटन होता है तो डिफरेंट मद में पैसा आवंटित होता है। तो ये उसी 1.25 लाख रुपए में था कि 1500 करोड़ रुपया देंगे। आज तक एक ईंट भी स्किल डेवलपमेंट। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं जिग्नेश मेवानी। इसके साथ साथ जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावरू, वो भी मौजूद रहे हैं और उन्होंने भी क्या कुछ कहा है आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।